नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीबों से होती हैं। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब किश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती हैं, जब किश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। ब्रह्मोस क्लासेस द्वारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा एपिसोड मैं आपके सामने के लिए आज पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, 2 एपिसोड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और कंटेंट आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या कंटेंट है। देखिए, बात करते हैं पहला क्वेश्चन, कोई टाइम को खराब करती हुई नहीं, ठीक है, बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन की बात करें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, पहला क्वेश्चन कांग्रेस से पूछा गया, पहला क्वेश्चन कांग्रेस से पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। किसने की? कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की, ए ह्यूम के द्वारा की गई। और ए ह्यूम को क्या कहते? तो ए ह्यूम को हर्मेट ऑफ शिमला कहते। क्या कहते? ए ह्यूम को हर्मेट ऑफ शिमला कहते, या फिर शिमला का संत, या फिर शिमला का संत कहते। इसको याद रखना। ए ह्यूम कहाँ का निवासी था? तो ए ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था। इसको भी अच्छे से याद रखना। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, ए ह्यूम ने की। ए ह्यूम को हर्मेट ऑफ शिमला कहते या फिर शिमला का संत कहते। बात करें कि किसके समय हुई, तो इस समय वायसराय, जो इस समय वायसराय था वो था डफरिन। कौन था? डफरिन। और माना जाता है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। अधिकतर लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस थी वो किसके मस्तिष्क की उपज थी, तो कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। तो इस समय वायसराय था डफरिन। स्थापना किसने की? ए ह्यूम ने की। इसको शिमला का संत या फिर हर्मेट ऑफ शिमला कहते थे। आगे बात करें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ और बम्बई में हुआ। और इसकी अध्यक्षता, ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे गलत लगा के आ जाते हैं कि कांग्रेस के स्थापना किसने की? हर्मेट ऑफ शिमला, मतलब ए.ओ. ह्यूम ने की। तो पहले अध्यक्ष कौन होंगे? ए.ओ. ह्यूम होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखना अच्छे से, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ जो कि मुंबई में हुआ। इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसको भी याद अच्छे से याद रखना, इंपोर्टेंट है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगर तुमसे पूछ ले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और इन्होंने इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करी। बात करें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो पहली महिला और एक पहली भारतीय महिला। और पहली महिला की बात करें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछ ले अगर तुमसे, पहली भारतीय महिला, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। इसको भी अच्छे से याद रखना। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो यानी बेसेंट थी। ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम को गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। किसको गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। और बात करें 1911 में
पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में गाया गया। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार लगा। किनके स्वागत में? इंडिया गेट का निर्माण किया गया। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, इनके स्वागत में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। तीसरा दिल्ली दरबार लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक या गीतांजलि काव्य से जो राष्ट्रगान लिया गया है उसको कब गाया गया? तो 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में उसको गाया गया। आगे बात करें कि इन्हीं के स्वागत के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इंडिया गेट का निर्माण किया गया किनके? जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी। और तीसरे दिल्ली दरबार कब? 1911। तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में ही इसमें बात करी गई कि जो राजधानी होगी वो दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, क्योंकि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? तो पहले कोलकाता थी, लेकिन आप पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 में बात करी गई। अगर तुमसे पूछ ले कि राजधानी कब स्थानांतरित की गई तो 1912 में की गई। बात 11 में करी गई और स्थानांतरित 1912 में की गई। इसको भी याद रखना कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया और 1911 में राष्ट्रगान गाया गया, जो किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बात करी गई कि राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी और 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई और इंडिया गेट का निर्माण किया गया। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं 1907। इसी क्वेश्चन को, अभी पहला क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। कंटेंट देखिए, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। मेरे पास कोई क्वेश्चन टाइप नहीं है जो मैं आपको कि बता दूं कि देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। मैं चाहता तो इसी से 50 क्वेश्चन हो जाते अभी, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन एक ही है। देखिए बात करें 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, कांग्रेस का। ठीक है, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, एक तो गरम दल और एक नरम दल। अगर तुमसे पूछ ले गरम दल के कोई नेता का नाम, तो लाल बाल पाल, जैसे कि लाल बाल और पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल ये थे गरम दल के नेता। और नरम दल में कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, नरम दल में कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अब बात करें 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसको अच्छे से छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। ठीक है, इसको भी याद रखना, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और इसमें कांग्रेस मिल गई। जो कांग्रेस 1907 में अलग अलग हो गई थी, बट गई थी, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई। तो कौन कौन? एक तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों कब मिल गई? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गई। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और याद रखना, यहाँ पर एक नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो जो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। और कब दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। अगर तुमसे पूछ ले कि 1919 मोस्ट इंपोर्टेंट 1919 अगर तुमसे पूछ ले कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक बात याद रखना, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको पहले थोड़ा शेड्यूल से समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से क्यों हुआ, कारण क्या था, मोस्ट कारण क्या था। इसको आप देखना, थोड़ा विशेष तरीके से समझना। देखिए मैं आपको 1919 में आया रॉलेट एक्ट। 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसे कहा गया ना अपील, ना दलील और ना वकील। ना अपील, ना दलील और ना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। कौन सा कानून? तो महात्मा गांधी ने इसे
काला कानून कहा। देखो 1919 में जब रॉलक एक्ट आया तो ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। इसमें लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यदि मान लो मुझे तुम पर शक है तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, समझ रहे। इसमें लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो सबसे पहले तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू, और एक व्यक्ति था सत्यपाल मलिक। कौन था? सत्यपाल मलिक। इनको मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्हीं लोगों को छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है, वहां पर लोग एकत्रित हुए किनको छुड़वाने के लिए, एक तो मोहम्मद सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़वाने के लिए लोग एकत्रित हुए, जिसमें जनरल डायर, उसमें बादशाह कौन था? तो डायर था। जनरल डायर ने आधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर तुमसे पूछ ले कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। इसको भी अच्छे से याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ और जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। इसमें किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने गोली चलाई थी। और इसमें एक भारतीय ने साथ दिया था डायर का, उसका नाम था परमहंस। क्या नाम था? उसका नाम था परमहंस। इसको याद रखना, ठीक है। उसका नाम था परमहंस। आगे बात करें, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का? इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। बात करें 1920, फिर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। कब तक चला? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया और 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कहना क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का एक प्रमुख कारण था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कौन सी? चोरा चोरी। ठीक है। कौन सी जगह है? चोरा चोरी घटना। असहयोग आंदोलन का मूल कारण था चोरा चोरी घटना के कारण वापस लेना। एक जगह है चोरा चोरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जहां पर 21 कांस्टेबल और एक सिपाही के थाने में आग लगा दी गई। ठीक है। इसके कारण चोरा चोरी विद्रोह के कारण, चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेना पड़ा। आगे बात करें, इसको रब कर लेते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, कंटेंट देखिए आप सिर्फ पढ़ते रहिए बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें अभी 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब तुमसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अगर तुमसे पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, स्वराज की मांग किसने की थी? सिर्फ स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की। इसको भी अच्छे से याद रखना। स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की। और स्वराज शब्द किसने दिया? तो स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया। इसको भी याद रखना। स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की, स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया, और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। आगे बात करें 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक
12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी। कौन सी? दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली। और 1930 में ही दांडी यात्रा किस लिए थी? तो नमक कर को या नमक कानून को तोड़ने के लिए थी। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसको भी याद रखना, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्थित हो गई, शुरू हो गई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। और 1930 में ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और दांडी यात्रा किस लिए थी? तो नमक कर को तोड़ने के लिए थी। बात करें 5 मार्च 1931 की। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन सा समझौता? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मना दे। 23 मार्च को तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई। और 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच गांधी समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसको भी याद रखना, कौन सा समझौता? तो इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ जी किस किस के बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। और दलित वर्गों से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो पूना पैक्ट दलित वर्गों से संबंधित था। याद रखना, ठीक है, अच्छे से। आगे बात करें, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर पहला था, आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला तो एक नाम था। क्वेश्चन कितना था इतना बताइए मुझे बस कि क्वेश्चन कितना था। क्वेश्चन नंबर पहला तो इसका सिर्फ एक नाम था। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे पूछ रहा है कि नृत्य, कुछ नृत्य पूछे गए, नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। जैसे कि पहला नृत्य पूछा तुमसे कि बताइए गरबा कहाँ का है, गरबा बताइए। तो गरबा के साथ आप मुझे डांडिया भी बता दीजिए, गरबा कहाँ का है। दूसरा नृत्य पूछा गया बिहू, बिहू बताइए। तो बिहू के साथ सत्रिया भी बता दीजिए। गरबा कहाँ का है, बिहू और सत्रिया कहाँ का है। अगला पूछा गया कथक, कथक बताइए। तो फिर नौटंकी भी बताइए और रासलीला, कथक, नौटंकी, रासलीला। अगला क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि राई कहाँ का है, राई, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, राई कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है। कालबेलिया, कालबेलिया बता दीजिए, कालबेलिया और घूमर, जो दोनों बताइए, कालबेलिया, घूमर। और कथकली, कथकली कहाँ का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी भी बता दीजिए, कथकली, कुचिपुड़ी। और अगला पूछा गया तुमसे लावणी कहाँ का है, लावणी कहाँ का है और यक्षगान। आगे देखिए, पहले इनको बात कर लेते हैं फिर आगे लिखेंगे। देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि गरबा कहाँ का है, गरबा और डांडिया कहाँ का है, तो गरबा और डांडिया गुजरात का है। अच्छे से याद रखना, गरबा और डांडिया गुजरात का है। बिहू और सत्रिया कहाँ का है, तो बिहू और सत्रिया असम का है। और असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया, ध्यान रखना। बगरम्बा भी पूछ लेगा तुमसे, बगरम्बा, तो बगरम्बा भी असम का है। कथक, नौटंकी, रासलीला, नौटंकी कौन करते, अपन ही करते, उत्तर प्रदेश वाले ही करते, ठीक है। कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कथक, कथक का कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। कथक, नौटंकी, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। राई की बात करें तो राई कहाँ का है, राई मध्य प्रदेश का है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु है। कालबेलिया और घूमर तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और कथकली की बात करें तो कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कंफ्यूज नहीं हो जाना प्लीज, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करें तो अंधे ने कच्चीपुड़ी का है, मतलब अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो कथक कच्चीपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। और लावड़ी अगर तुमसे पूछ ले कि लावड़ी कहाँ का है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का है। एक बार और देखिए, गरबा डांडिया गुजरात, बगुरुम्बा या फिर बिहू सत्रिया असम का है। कथक नौटंकी रासलीला उत्तर प्रदेश का है। राई मध्य प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कालबेलिया और घूमर राजस्थान, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावड़ी महाराष्ट्र। अगला तुमसे पूछ ले कि यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का है। और यक्षगान के साथ आप याद रखना यक्षगान डोलू कुनीता, यक्षगान डोलू कुनीता जो कहाँ के हैं? तो ये सब कर्नाटक के हैं। और मुखोटा पूछ ले, मुखोटा, मुखोटा कहाँ का है? तो मुखोटा अरुणाचल प्रदेश का है। तो मुखोटा डांस है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मुखोटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। देखिए, गरबा डांडिया गुजरात, बगरुम्बा बिहू सत्रिया असम, कथकली केरल, कथक नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश, राई मध्य प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कालबेलिया और घूमर राजस्थान, कथकली केरल बता दिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावड़ी महाराष्ट्र, यक्षगान डोलू कुनीता कर्नाटक, मुखोटा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बात करें इसके साथ एक मलखम, ये वहाँ का कुछ एक खेल है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना मलखम। अगर तुमसे यही पूछ ले कि मलखम कहाँ का है, तो मलखम मध्य प्रदेश का है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 नृत्य से पूछा गया था, तो मैंने एक नृत्य 2 नृत्य पूछे गए थे, मैंने आपके सामने पूरे नृत्य बता दिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कहाँ की राज्यपाल रह चुकी? तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी। कहाँ की राज्यपाल? और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अच्छे से याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी। इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ये सेकंड महिला राष्ट्रपति है। कौन सी? सेकंड। अब तुमसे कोई पूछ ले पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान है इसके आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक, आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की बात करें, राष्ट्रपति क्या लिखा गया आर्टिकल 52 में? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में लिखा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 की बात करें, आर्टिकल 54 में क्या है? तो निर्वाचन है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और आर्टिकल 55 में अगर पूछ ले, आर्टिकल 55 में क्या है? तो निर्वाचन की विधि है। देखिए 54 में निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन की विधि है। निर्वाचन की विधि मतलब कैसे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस पद्धति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगर आर्टिकल 56 की बात करें, आर्टिकल 56 में लिखा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में
राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में अगर तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 57 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। इसको भी अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। और आर्टिकल 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं दोस्त, अच्छे से छाप लाना, अच्छे से छाप लेना। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। और आर्टिकल 59 की बात करें तो आर्टिकल 59 में क्या है, तो आर्टिकल 59 में वेतन एवं भत्ते हैं। आर्टिकल 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते हैं। और आर्टिकल 60 की बात करें कि आर्टिकल 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ध्यान रखना। एक बार और देखिए, राष्ट्रपति के पद अमेरिका से लिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इनसे पहले कौन थे, तो कौन थे सबको पता होगा, रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, इनसे पहले रामनाथ कोविंद थे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि कहाँ से हैं, झारखंड से है। ठीक है, कहाँ की, जो राज्यपाल झारखंड की थी, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। आर्टिकल 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में क्या है, तो पुनः निर्वाचन है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे बात करें, आर्टिकल 63 में लिखा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में क्या लिखा गया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। आर्टिकल 63 में लिखा गया भारत के उपराष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ है, इसको भी अच्छे से छाप लेना। वर्तमान में राष्ट्रपति जगदीप उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। जगदीप धनखड़ इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसको भी याद रखना अच्छे से। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। और वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल थे उससे पहले, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और बात करें आर्टिकल 108 की, आर्टिकल 108 में क्या है और आर्टिकल 85 में क्या है, ये सब आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। और आर्टिकल 108 की बात करें तो आर्टिकल 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन है। आर्टिकल 108 में जब मतभेद चल रहे हों, जब संसद में मतभेद चल रहे हों, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। अब तुमसे पूछ ले ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता तो राष्ट्रपति है। कौन बुलाता, इसको बुलाता राष्ट्रपति है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता। कौन करता, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता। बुलाता आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता। और तुमसे पूछ ले कि कौन भाग नहीं लेता, तो इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में कौन भाग नहीं लेता, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और तुमसे पूछ ले क्या महान्यायवादी इसमें भाग लेता है, जी हाँ, महान्यायवादी आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग में भाग लेता है, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो के वेणुगोपाल है। और महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी का भी आर्टिकल 76 है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कहते हैं इसको, महान्यायवादी को भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। आर्टिकल 76 कौन, के वेणुगोपाल। अगर आगे बात करें कि बुलाता कौन है, तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता। उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता, महान्यायवादी भाग लेता, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 85 भी पूछा गया था, तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। जब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा हो, तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, आर्टिकल 85 में लिखा गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 था यार, क्वेश्चन नंबर 3 तो सिर्फ क्या था, एक नाम था दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, एक नाम था, लेकिन कंटेंट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको जरूर 5 ही क्वेश्चन पढ़ाऊं, लेकिन 5 के साथ क्वेश्चन कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात करें तो तुमसे पूछा गया
कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको याद रखना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट पूछ ले तो ये बता दीजिए। इसके बाद पूछे कि सूर्य का उगता हुआ देश किसे कहते हैं। सूर्य का उगता हुआ देश किसे कहते हैं। तो फिर सूर्य का डूबता हुआ देश किसे कहते हैं, इसे बता दीजिए। अर्धरात्रि का देश किसे कहते हैं। अर्धरात्रि का देश, अर्धरात्रि का देश किसे कहते हैं। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, इसको भी बता दीजिए। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करें, हाँ गोल्डन लैंड किसे कहते हैं, इसको भी आप छाप दीजिए। गोल्डन लैंड कहते हैं। और मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, इसको भी आप छाप देना कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं। क्वेश्चन 1 था। देखिए अगर तुमसे पूछे कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या फिर वज्र प्रहारों का देश, तो ये कहते भूटान को। अगर तुमसे पूछ ले कि लैंड ऑफ थंडर, पूछ क्या ले, यूपी पीईटी की सेकंड शिफ्ट 2021 का पेपर उठा के देख लेना तुम अभी। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ऐसा ही क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि यूपी पीईटी 2021 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पेपर उठा के देख लेना कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कैसे कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं, ठीक है, या फिर वज्र प्रहारों का देश, ठीक है। आगे बात करें कि सूर्य का उगता हुआ देश किसको कहते हैं, तो सूर्य का उगता हुआ देश जापान को कहते हैं। और जापान को एक और कहते सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश किसे कहते, तो ये भी जापान को कहते हैं। क्योंकि जापान में जो ज़्यादा जनसंख्या है वो वृद्ध होती जा रही है। क्या है, जापान में जो ज़्यादा जनसंख्या है वो वृद्ध होती जा रही है। और युवाओं का देश पूछ ले तो वो भारत है, युवाओं का देश पूछ ले तो भारत है। और सुकुमारों का देश तो जापान है। सूर्य का उगता हुआ देश ये भी जापान है। सूर्य का डूबता हुआ देश तो इंग्लैंड है। सूर्य का डूबता हुआ देश पूछे तो इंग्लैंड है। अर्धरात्रि का देश, अर्धरात्रि का देश नॉर्वे है। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे है। सफेद हाथियों का देश किसको कहते, तो थाईलैंड को कहते। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। गोल्डन लैंड किसको कहते, गोल्डन लैंड कहते म्यांमार को। गोल्डन लैंड म्यांमार को कहते। और मोतियों का द्वीप, और मोतियों का द्वीप पूछे तो बहरीन को कहते। किसको कहते, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते। इसको भी अच्छे से याद रखना, मोतियों का द्वीप किसको कहते, तो बहरीन को कहते। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, देखिए इनको अच्छे से आप याद रखना, अच्छे से आप इनको छाप लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, थोड़ा टाइम इसलिए लगता कि क्वेश्चन लिखे नहीं रहते, लिखे रहते तो उनके आंसर करेक्ट जल्दी लिखते चलो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया वो पूछा गया यूएनओ की स्थापना कब। देखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तुमसे पूछ ले, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, इसको भी आप पेपर उठा के देख लो अभी। यूपी पीईटी 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। बात करें कि यूएनओ की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें स्थापना के समय 50 सदस्य थे। वैसे सदस्य तो 51 थे, लेकिन एक ने सिग्नेचर नहीं किए थे। 50 ने तो सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन एक बहुत मक्कार था, आप लोगों जैसा ही होगा, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एक कौन था, पोलैंड था, इसने इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे, यूएन पर के चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। सदस्य देश 51 थे, लेकिन 50 ने किए थे, बाद में किए थे, इसने कर तो दिए थे, बाद में किए थे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब तुमसे पूछ ले क्या भारत कब शामिल हुआ, तो भारत स्थापना के समय ही शामिल था। जो भारत था यूएनओ का, जो भारत था यूएनओ में, तो वो स्थापना के समय ही इसमें शामिल था। आगे बात करें कि यूएनओ के कितने अंग हैं,
तो यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। एक तो ध्यान रखना, 6 अंग के नाम रख लो। एक तो महासभा, महासभा कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद। और आगे बात करें कौन सा? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब तुमसे पूछ ले कि यूएनओ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। द हेग कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड में है। इसको अच्छे से छाप लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और द हेग कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, इसको भी याद रखना। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं। और इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी। इसको भी आप छाप लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? सॉरी, इसमें 15 जज होते हैं और द हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में है। इसको अच्छे से याद रखना। अब महासभा की बात करें तो वर्तमान में यूएनओ की जो महासभा है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो कहाँ के हैं? जो मालदीव के विदेश मंत्री है, इसको भी याद रखना। अब्दुल्ला शाहिद इसके अध्यक्ष है महासभा के। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब तुमसे पूछ ले कि यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? तो यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। और अगर तुमसे पूछे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे त्रिगवेली। कौन थे? यूएनओ के पहले अध्यक्ष थे त्रिगवेली, ठीक है। और अगर बात करें कि यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। इसको भी याद रखना। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अच्छे से छाप लेना। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ की जो महासभा थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं जो कहाँ के हैं? तो जो कि पुर्तगाल के हैं। इसको अच्छे से याद रखना। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और पहले कौन थे यूएनओ के? तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। इसको भी याद रखना। त्रिगवेली कहाँ के थे? तो जे नॉर्वे के थे। अच्छे से याद रखना। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 इसमें देश सदस्य हैं। यूएनओ में 193 देश सदस्य हैं। और नवीनतम देश पूछ ले तो दक्षिणी सूडान है, मतलब साउथ सूडान है। नवीनतम कौन शामिल हुआ? तो दक्षिणी सूडान है। और इसमें 5 स्थायी मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत स्थायी मेंबर है? नहीं, भारत स्थायी मेंबर नहीं है। भारत अस्थायी मेंबर रह चुका है 8 बार, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ठीक है। भारत इसका अस्थायी मेंबर 8 बार रह चुका है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। 5 स्थायी मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं, 193 देश सदस्य है। नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते। 6 इसके अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा की बात करें तो वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद है जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और पहली महिला इसकी विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। 15 इसमें जज हैं। यूएनओ के हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं और जो कि पुर्तगाल के हैं। और पहले कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के थे। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इतनी जो जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 1 था लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा आपसे कि राजघाट समाधि स्थल किसका है? जो राजघाट समाधि स्थल है
ये किसका है? राजघाट बता दीजिए। राजघाट के बाद अभय घाट, अभय घाट किसका है? अभय घाट के बाद आप किसान घाट भी बता दीजिए। राजघाट, अभय घाट, किसान घाट, और अगला पूछा गया शांतिवन, शांतिवन और चैत्रा भूमि, ये भी बता दीजिए चैत्रा भूमि। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति स्थल, शक्ति स्थल बता दीजिए। राजघाट बता दीजिए। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट सभी को पता होगा महात्मा गांधी। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। अभय घाट पूछ ले तो अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। अभय घाट किसका स्थल है? तो मोरारजी देसाई का है। और किसान घाट पूछे तुमसे तो ये भी पता होगा चौधरी चरण सिंह का है। किसका है? तो चौधरी चरण सिंह का है। और मुझे बता दीजिए कि किसान दिवस कब मनाते? किसान दिवस कब मनाते? किसान दिवस कब मनाते ये भी बता दीजिए। ठीक है, किसान घाट किसकी है? चौधरी चरण की है। शांतिवन अगर तुमसे पूछे शांतिवन किसकी है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। शांतिवन समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का है। और चित्रा भूमि की बात करें तो चित्रा भूमि किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब बी आर अम्बेडकर बोले तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चित्रा भूमि किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शक्ति स्थल की बात करें, शक्ति स्थल पूछे तो इंदिरा गांधी का है। किसका है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। एक और छाप दीजिए, विजय घाट किसका है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि विजय घाट किसका है? तो विजय घाट लाल बहादुर जी शास्त्री का है। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है, विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और किसान दिवस पूछ ले तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, किसान दिवस कब मनाते? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, चित्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और शक्ति स्थल कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी का है। और विजय घाट की बात करें तो कहाँ किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। आगे बात करें और तुमसे कोई अगला क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि मोपला विद्रोह कहाँ होगा? मोपला विद्रोह बता दीजिए। मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? मोपला विद्रोह बता दीजिए। और एक सबसे पहले तो आप मोपला विद्रोह बता दीजिए, और एक चिपको आंदोलन। और कोई तुमसे पूछे कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है, दोनों बता दीजिए, मोपला विद्रोह और चिपको आंदोलन। मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह कहाँ का है? केरल का है। अब तुमसे पूछे कि केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो केरल में मोनोजाइट मिट्टी पाई जाती है। और मोनोजाइट मिट्टी में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। केरल में मोनोजाइट मिट्टी पाई जाती है और मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और मोपला विद्रोह कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, और बात करें चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन 1973 की बात है, 1973 की बात है। 1973 में एक उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट, कौन सी? उत्तराखंड के चमोली जिला में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे तो उनसे महिलाएं चिपक गई थी। ठीक है, तो कहाँ का है चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली का है। और इससे एक बहुत ही फेमस थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा अगर तुमसे पूछ ले कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। भूदान आंदोलन किसका है? भूदान आंदोलन, ये बताइए। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे का है। किसका है? भूदान आंदोलन विनोबा भावे का है। और विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तुमसे पूछ ले पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन से विनोबा भावे संबंधित है। और पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते, वो पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार,
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। किसे कहते? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और ये कहाँ पर दिया जाता? तो मनीला, फिलीपींस में दिया जाता। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, आज तुमसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में, इसको भी छाप लेना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता? तो फिलीपींस मनीला में दिया जाता। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। केरल में मोनोजाइट मिट्टी पाई जाती है, उसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन 1973 से उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी। ठीक है, आज तुमसे बात करें, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हाल ही में निधन हो गया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते। और किसको दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया था। अब बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो भी बच्चे यूपी SSSC PET की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।